काली और गोरी बहू की पहली रसोई। सुमन बेटी, तू क्यों खाना बना रही है? मैं तो आ ही रही थी। कितनी बार कहा है तुझे, ये चूल्हा मत फूका कर, अपने आप पर ध्यान दे। तेरे सांवले रंग के चलते कहीं भी तेरी शादी की बात नहीं बन पा रही। माँ, आपको तो पता है मुझे खाना बनाना कितना अच्छा लगता है। और रही बात मेरी शादी की, तो भगवान ने अगर आपकी बदकिस्मत बेटी की किस्मत में किसी को लिखा होगा तो हो जाएगी मेरी शादी। और नहीं तो हर बार की तरह इस बार भी लड़के वाले मेरा काला रंग देखकर मुझे ठुकरा कर चले जाएंगे। ये कहते कहते सुमन की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। सुमन का रंग जितना सांवला था, उसका दिल उतना ही साफ था। पिता का साया छिन जाने के बाद ऐसे में सुमन की गरीब माँ कोठी में रोटी बनाने का काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही है। और आखिर में सुमन की शादी नंदलाल के बड़े बेटे यश तो वहीं छोटे बेटे करण की शादी नताशा से हो जाती है, जो कि बहुत ही घमंडी होती है। ओ गॉड, कितनी गर्मी है। सासू माँ, जो भी रस्में करनी है जल्दी कीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ हाँ मेरी प्यारी नताशा बहू, बस कर रही हूँ। ये कहकर सुमित्रा दो कलश, जिसमें से चांदी का कलश अपनी गोरी बहू के आगे और एक पुराना सा फूटा हुआ कलश अपनी काली बहू के आगे रख देती है। नताशा बहू, अपने गोरे सुंदर पैरों से गृह प्रवेश करो। दोनों गोरी काली बहू गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती है। जाओ नताशा बहू, तुम थक गई होगी, जाकर सो जाओ। और करण बहू को कमरे में ले जा। और तू भी जा मेरी काली बहू, और कल जरा जल्दी उठना। इस ससुराल में तेरा पहला दिन है, और पहली रसोई में भी तो सोती मत रह जाना। जी माँ जी। अगले दिन सुमन जल्दी सुबह उठकर ससुराल की साफ सफाई करके नहा धोकर आंगन में बने मंदिर में पूजा करती है। गोपालन हारे, निर्गुण और नारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हे कृष्ण कन्हैया, इतने रिश्ते के ठुकराए जाने के बाद मुझे आपकी दया से और आशीर्वाद से यश जी जैसे पति, देवता जैसे ससुर और ससुराल मिला। और आज मेरा मेरे ससुराल में पहला दिन और पहली रसोई है। मदद करना कान्हा, कि मैं अपने बनाए खाने से सभी का दिल जीत सकूं। पूजा करके सुमन रसोई में आती है और जैसे ही अपनी सास के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है, तभी सुमित्रा अपने पैर पीछे करते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है मेरे पैर छूने की। मगर क्यों माँ जी? क्योंकि तू मेरी पसंद से इस घर में बहू बनकर नहीं आई। मेरी पसंद से सिर्फ मेरी बहू नताशा आई है, और मेरी बहू से तुझ काली कलूटी का कोई मुकाबला नहीं। नताशा बहू, तुम अपनी पहली रसोई में मलाई कोफ्ते और कढ़ाई पनीर बनाना। ये दोनों सब्जी मुझे बहुत पसंद है, और मैं तुम्हारे हाथों की बनी सब्जी खाऊंगी। जी सासू माँ, क्यों नहीं। जिसके बाद दोनों काली गोरी बहुएं पहले रसोई का खाना बनाना शुरू करती है। तभी नताशा चिढ़कर कहती है, यार ये खाना बनाने में कितनी लफड़ेबाजी है। बुढ़िया के पैर कबर में पड़ने को है, मगर इस उम्र में मलाई कोफ्ता खाने का चस्का चढ़ा हुआ है इसे। नताशा, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? वो हमारी सासू माँ है। अबे ओ बहन जी, तू है कौन मेरे बीच में बोलने वाली? भूल मत, मैं सासू माँ की गोरी और सुंदर बहू हूँ, इसलिए मैं उनकी फेवरेट हूँ। एंड यू नो व्हाट, ये किचन में आलू जैसी गर्मी में उबलकर कड़छी चमचा चलाना तो जैसी कोका कोला पर ही सूट कर रहा है। मैं तो मेरी पहली रसोई का खाना ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाऊंगी। एक तरफ जहां काली बहू भरी गर्मी में खुशी से अपने ससुराल वालों के लिए पहली रसोई में उन सभी का मनपसंद खाना बनाती है, तो वहीं गोरी घमंडी बहू ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है और दोनों अपनी अपनी पहली रसोई का खाना टेबल पर लगाते हैं। सासू माँ, ससुर जी, देवर जी, यश जी, खाना शुरू कीजिए। अरे हटा अपना ये गंदा सा खाना, मैं तो अपनी गोरी बहू का बनाया खाना खाऊंगी। उसने इतने प्यार से मेरे लिए रसोई में पसीना बहाकर मेरे मनपसंद का खाना बनाया है। मगर नताशा को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। जैसे ही सुमित्रा अपनी गोरी बहू का पहला रसोई का खाना खाती है तो कहती है, नताशा बहू, इसमें घर जैसा टेस्ट कहाँ है? खाना घर में बना होता तब तो टेस्ट आता सुमित्रा जी, मगर ये खाना ऑर्डर करके आया है। नताशा बहू,
तुमने अपनी पहली रसोई का खाना खुद से नहीं बनाया? ओ प्लीज सासू माँ, अब आप मुझ पर इस पहली रसोई की रस्म के लिए राशन पानी लेकर मत चढ़िए। वैसे भी मैं इस घर की बहू हूँ, बाई नहीं। और फिर सासू माँ देखिए ना, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है और किचन में काम करके मेरी ब्यूटी बिगड़ जाएगी। बात तो बिल्कुल ठीक है। ये ले बहू, तेरी पहली रसोई का शगुन। आज से हीरे का हार तेरा हुआ। माँ, मैं माफी चाहता हूँ, मगर इस घर की बड़ी बहू सुमन है, इसलिए इस हार पर पहला हक सुमन का है। बात तो आपने ठीक कही है यश भैया, मगर कोयले पर हीरा नहीं जचता ना। करण, तू किस तरह से बात कर रहा है? सुमन तेरी भाभी है। अरे तो नताशा भी घर की बहू है। जाने दीजिए सासू माँ, गलती ससुर जी और जेठ जी की नहीं है। जरूर सुमन भाभी ने इनके कान भरे होंगे। अपनी गोरी बहू के भड़कावे में आकर सुमित्रा अपनी काली बहू की रसोई अलग कर देती है। बस, अब ये काली कलूटी कलेशनी मेरे घर में नहीं रहेगी। मेरे घर में इस डायन के कदम क्या पड़े। इसने एक ही दिन में मुझसे मेरा बेटा और मेरा पति दोनों छीन लिया। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा भरोसा कीजिए, मैं तो इस घर की खुशियाँ चाहती हूँ। सुमन अपने कमरे में लगे अपने सास ससुर की तस्वीर लेकर रोते हुए निकल जाती है और मिट्टी के कच्चे आंगन में ही झोपड़ी डालकर रहने लगती है। वहीं नताशा ससुराल के टूट जाने की खुशी मनाती है। क्या बात है नताशा, बहू हो तो तुझ जैसी। माँ जी को जरा सा मक्खन लगाते ही इतना महंगा हार मिला, और वहीं बेचारी मेरी 36 गुणों से भरी हुई जेठानी ने इतनी मेहनत से पसीना बहाकर पहली रसोई का खाना भी बनाया, और बेचारी को मेरे चलते पहले ही दिन घर से बेघर होना पड़ा। अब जहां एक तरफ गरीब काली बहू की जिंदगी बड़ी ही गरीबी में बीतने लगी, तो वहीं नताशा अपने कमरे में ऐश फरमाती है। मगर अब दोनों सास बहू में तू मैं होने लगती है। नताशा बहू, तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए, आज से रसोई में काम तुम संभालोगी। जी नहीं सासू माँ, इस गलतफहमी में मत रहिए। मैं इस घर में इतना सारा दहेज इसलिए लेकर नहीं आई थी कि बाकी की बहुओं की तरह फ्री फंड में इस घर की नौकरानी बन के रहूं। जाइए, जाकर खाना बनाइए। इस तरह से घर के सारे काम और खाना सुमित्रा ही बनाती है और अपनी गोरी बहू के गंदे कपड़े भी धोती है। वहीं नताशा अपने ससुराल के पैसे बेहिसाब खर्च करती है। वहीं पर अब सुमन गर्भवती हो जाती है। यश जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। चलिए ना, ये खुशखबरी माँ जी और बाबूजी को बताते हैं। आखिर वो भी तो हमारे आने वाले बच्चे के दादा दादी हैं। चलो सुमन। जैसे ही दोनों घर में आते हैं, तभी उन्हें रसोई से नताशा के चिल्लाने की आवाज आती है और दोनों वहां पर जाकर कुछ ऐसा नजारा देखते हैं। क्यों सासू माँ, हर बार की तरह तुमने इस बार भी बर्तन धोने का साबुन पानी में गलने के लिए छोड़ दिया था। अब नया साबुन क्या ससुर जी लाएंगे? वो एक पैसा कमाते धमाते तो है नहीं, और नहीं तो तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो और हमारा बोझ बढ़ा रहे हो। नताशा, माँ जी का हाथ छोड़ो। मैंने कहा माँ जी का हाथ छोड़ो नताशा। मत भूलो कि आज भी ये घर माँ जी और बाबूजी का है, जहाँ तुम्हें बहू बनकर माँ जी लाई थी। इसके बाद नताशा अपना सूटकेस लेकर करण के साथ जाने लगती है। तभी सुमित्रा अपने बेटे को जाते हुए देखकर भराई आंखों से कहती है, करण, तू अपनी माँ को छोड़कर जा रहा है बेटा। करण का हाथ छोड़ो सुमित्रा देवी। अभी तुम्हारा बेटा नहीं, बल्कि मेरा पति है, जिसे मैंने दहेज देकर खरीदा है। ये बोलकर गोरी घमंडी नताशा अपने पति को लेकर चली जाती है। देख लिया भाग्यवान, जिस गोरी बहू पर तुमने अपना सब कुछ लुटा दिया था, आज हम दोनों को इस गरीबी भरे हालात में छोड़कर वो चली गई। और जिस बहू को तुमने कभी अपना माना ही नहीं, वही आज हमारे साथ खड़ी है। अजय, आप ठीक कहते हैं। सुमन बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे काले रंग के चलते तुझे बहुत सुनाया। पहली रसोई के दिन ही अपने घर की लक्ष्मी को इस घर से भी निकाल दिया। ये क्या कर रही है माँ जी आप? मुझसे माफी मत मांगिए। बड़ों का हाथ तो छोटों को आशीर्वाद देने के लिए होता है, और मैं तो आपसे यहाँ आशीर्वाद लेने आई थी। सुमन माँ बनने वाली है माँ। ये सुनकर सुमित्रा बहुत खुश होती है और सुमित्रा अपनी काली बहू को पूरे दिल से अपना लेती है। वहीं आखिर में करण और नताशा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने घर परिवार में वापस लौट आते हैं। अब दोनों काली गोरी बहू एक साथ एक ही रसोई में हंसी खुशी साथ मिलकर प्यार से खाना बनाते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड आशा है और आशा ये मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं। संजना, क्या ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है?
हमें तो लगा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी तरह सुंदर और बहुत अमीर होगी, लेकिन ये तो देखने में ही इतनी काली और गरीब दिख रही है। ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकती है? अगर तुम्हें इस लड़की से दोस्ती रखनी है तो तुम्हें हमसे दोस्ती तोड़नी होगी। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं दोस्ती तोड़ देती हूँ, लेकिन इससे नहीं, तुम लोगों से। इतना कहकर संजना आशा का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। आशा और संजना बचपन से ही दोस्त होते हैं। आशा और संजना में बहनों की तरह प्यार होता है। संजना एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है और दिखने में बहुत गोरी और सुंदर होती है, लेकिन वहीं आशा एक बहुत गरीब घर से होती है और दिखने में बहुत काली भी होती है, जिस वजह से सब उसके काले रंग का मजाक उड़ाते हैं। क्या हुआ आशा, तुम रो क्यों रही हो? इन सब की बातों को इग्नोर करो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ। अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? काली होना क्या कोई पाप है? तुम्हारे अलावा और कोई मेरा दोस्त नहीं है। मेरी वजह से तुम्हें अपने सारे दोस्तों से अलग होना पड़ा, हमेशा के लिए। तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दो, वरना हर कोई तुमसे दूर चला जाएगा। तुम तो हो मेरे पास, तुम मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहन हो, समझी? आइंदा कभी दोबारा ऐसा मत कहना। चलो अब जल्दी से रोना बंद करो। ऐसे ही समय बीतता है और ये दोनों बचपन की सहेलियां अब बड़ी हो जाती हैं। क्या हुआ संजना, तुमने मुझे इतनी अर्जेंट कॉल करके क्यों बुलाया? आशा, मेरे डैड चाहते हैं मैं उनका बिजनेस संभालूं, इसलिए मैं आज ही लंदन जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है संजना, अपना ख्याल रखना, हम जल्द ही मिलेंगे। दोनों बचपन की सहेलियां रोते हुए एक दूसरे को विदा करती हैं। आशा और संजना जिस कॉलेज में थे वहीं पर एक विजय नाम का लड़का था जो आशा को बहुत पसंद करता था और आशा भी विजय को बहुत पसंद करती थी और ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। आशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मेरे इस काले रंग को कभी एक्सेप्ट कर पाएंगे? आशा, जब उन्हें पता चलेगा तुम इतनी अच्छी लड़की हो, कितने साफ दिल की हो, तो वो जरूर तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। जिसके बाद विजय और आशा मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद विजय और आशा को अपने घर लेकर आता है। विजय और आशा को ऐसे देखकर विजय के घर वाले हैरान हो जाते हैं। विजय, ये तो किसे घर में ले आया? कौन है ये लड़की और तुम दोनों ने ये शादी के जोड़े क्यों पहन रखे हैं? माँ, इसका नाम आशा है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने मंदिर में शादी कर ली। देवर जी, आपको शादी करने के लिए पूरी दुनिया में सिर्फ यही काली कलूटी लड़की मिली? ऐसा क्या जादू कर दिया इसने आप पर जो आप इस लड़की को हमारे घर की बहू बना कर ले आए? हाँ भैया, भाभी ठीक कह रही हैं। मेरे सारे दोस्त इस काली की वजह से मेरे ऊपर बहुत हंसेंगे। विजय, जैसे इसे लेकर आया वैसे इसे बाहर छोड़ दे, वरना मैं इसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? आशा अब इस घर की बहू है और कोई अपनी बहू के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? हाँ माँ, आशा मेरी पत्नी और इस घर की बहू है। अगर आप लोगों को आशा से इतनी ज्यादा परेशानी है तो मैं और आशा कहीं और जाकर रह लेंगे। अपने बेटे के घर छोड़ने की धमकी सुनकर आस्था डर जाती है, जिस वजह से उसे ना चाहते हुए भी आशा को अपने घर की बहू स्वीकार करना पड़ता है। नहीं बेटा, तुझे ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी और आशा की शादी को मंजूर करती हूँ। आस्था, छोटी बहू का स्वागत करो और बहू की मुंह दिखाई की रस्म करने की तैयारी करो। हम कल ही बहू की मुंह दिखाई की रस्म करेंगे। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर हमने इसकी मुंह दिखाई करी तो पूरा मोहल्ला हम पर हंसेगा। हाँ पिताजी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस करो तुम दोनों, इस घर का मुखिया मैं हूँ। मैं वैसा कहूँगा वैसा ही होगा। बहू की मुंह दिखाई की रस्म होगी, वो भी कल ही। जाओ, जाकर मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी करो। प्रीति और प्रियंका आस्था के साथ मिलकर मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी करते हैं। अगले दिन होते ही सभी मेहमान और मोहल्ले वाले आशा की मुंह दिखाई के लिए आ जाते हैं। अरे आस्था बहन, तुमने अपने बेटे की शादी कर ली और हम लोगों को बताया भी नहीं। तुम तो बड़ी छुपे रुस्तम निकली। हमें शादी थोड़ी जल्दबाजी में करनी पड़ी, इसीलिए किसी को बताने का मौका नहीं मिला। तो चलो कोई बात नहीं, अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। मुंह दिखाई की रस्म सबसे पहले आप लोगों से ही शुरू होगी। प्रियंका बहू आओ और अपनी देवरानी की मुंह दिखाई करो। मुझे इसकी मुंह दिखाई करने में ना कोई दिलचस्पी नहीं है। आप लोग ही इसकी मुंह दिखाई करिए। ये कैसी बातें कर रही हो बहू, तुम इसकी जेठानी हो। आशा के ससुराल वालों में से कोई भी आशा की मुंह दिखाई की रस्म नहीं करता। ये सब देखकर आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आशा रो ही रही होती है कि आशा के ससुराल के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में आशा की बचपन की सहेली संजना उतरती है। आशा संजना को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है।
तुम तो अपने डैड का बिजनेस संभालने के लिए लंदन गई हुई थी ना? हाँ आशा, मैं गई थी, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं इंडिया वापस तुमसे मिलने के लिए आई थी। जैसे ही मैं वापस आई मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली, इसलिए मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ससुराल आ गई। तुम क्या इसकी दोस्त हो? हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम बचपन से ही साथ में हैं। तुम तो देखने में बहुत सुंदर और काफी अमीर लग रही हो, तो तुमने इस काली कलूटी लड़की में क्या देखा जो तुमने इसे अपना दोस्त बना लिया? मुंह संभाल कर बात करो, भूलो मत ये मेरी दोस्त है और मैं अपने दोस्त के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती हूँ। अब काली को काली नहीं तो क्या गोरी बोलेंगे? बस बहुत हो गया। और तुम लोग क्या अपने आप को बहुत सुंदर समझते हो? ये तुम लोगों ने अपने मुंह पर जो मेकअप लगाया है ना, इतना सारा, वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण भी तो काले थे, लेकिन हम सब फिर भी उनसे कितना प्रेम करते हैं। उनमें तो आपने कभी काले गोरे रंग का भेदभाव नहीं किया, तो इंसानों में क्यों काले और गोरे रंग का भेदभाव कर रहे हो? संजना की बात सुनकर आशा के ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद सब आशा से माफी मांगते हैं। आशा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हें कितना सुनाया। आशा, मुझे भी माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, मैं कभी भी काले और गोरे रंग में भेदभाव नहीं करूंगी। आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप लोग मुझसे बड़े हैं, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और मुझे मेरे ससुराल वालों का प्यार मिल गया है, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती हूँ संजना। आशा, इसमें कोई एहसान की बात नहीं है, तुम मेरी दोस्त और बहन जैसी हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत होता हुआ नहीं देख सकती। इतना बोलकर दोनों सहेलियां आपस में गले मिलती हैं और मुंह दिखाई की रस्म फिर से शुरू हो जाती है, जिसके बाद सबसे पहले संजना ही आशा की मुंह दिखाई करती है। अब आशा खुशी खुशी अपने ससुराल में रहती है और उसके ससुराल वाले अब उसके काले रंग की वजह से कभी भी उसे परेशान नहीं करते हैं।